देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर 100 जूल एंड 225 जूल. On applying brakes, car A stop after 1,000 meter and car B stops after 1500 meter. If FA and FB are the forces applied by the brakes on car A and B respectively, then the ratio of forces पूछा हुआ है. देखो कार रुकती कैसे है हमारे पास ब्रेक से. ये कार है हमारे पास एम मास की. शुरुआत में इसकी मान लो स्पीड v है. जैसी ब्रेक लगा इसको रिटार्डिंग फोर्स F मिला, जिसकी वजह से ये d डिस्टेंस चल के आगे फॉरवर्ड में और इसकी स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई. अब यहाँ केवल एक ही फोर्स है F जिसका रिटार्डिंग वर्क हो रहा है, बाकी इसके अलावा नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर और mg लग रहा होगा नीचे. नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, वैसे ही वर्क 0. ग्रेविटी भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, वर्क 0. तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई करें अपन इस पर, तो इस व्हीकल पे एक तो नॉर्मल लग रहा है, एक ग्रेविटी लग रहा है और एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है. सारे के सारे फोर्सेस का वर्क का सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. नॉर्मल का और ग्रेविटी का वर्क वैसे 0 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है. फोर्स का वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा. फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल मान लो k रही होगी. तो यहाँ से ये आ गया माइनस एफ डी इक्वल टू माइनस के. तो एफ डी इक्वल टू आ गया k. ये रिलेशन आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड रिटार्डिंग फोर्स में. तो यहाँ से सिंपली हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि एफ ए अपॉन एफ बी इंटू डी ए अपॉन डी वी बराबर रहा होगा के ए अपॉन में के बी. अब ये बस वैल्यू रख दो इसमें. एफ ए अपॉन एफ बी हमसे पूछा हुआ है. स्टॉपिंग डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली 1000 एंड 1500 मीटर दे रखी है. काइनेटिक एनर्जी रेस्पेक्टिवली 100 एंड 225 जूल दे रखी है. सब कुछ ऐसा यूनिट में है. तो ये 500 से, ये 25 से 4 टाइम्स एंड ये 9 टाइम्स. तो एफ ए बाई एफ बी का रेशो आ गया हमारे पास 2/3. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 30 देखिए ज़रा. A bob of mass m is suspended by a light string of length L. The bob is given a horizontal velocity v naught as shown in the figure. ये जो हमारे पास वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है लेंथ का, इसको बॉटम पे v naught स्पीड दी है. If the string gets slack at some point p making angle theta from the horizontal. यहाँ पे जाके स्ट्रिंग लूज हो गई, मतलब यहाँ जाके टेंशन कितना हो जाएगा हमारे पास एट p. टेंशन 0 होगा, वेलोसिटी 0 होने की गारंटी नहीं है. आगे क्या बोला, द रेशो ऑफ द स्पीड v ऑफ द बॉब एट पॉइंट p. ये बोल भी दिया लो उसने कि इस टाइम पे कुछ वेलोसिटी v होगी टू इट्स इनिशियल स्पीड v नोट का क्या रेशो होगा. तो v बाई वी नोट इसने पूछा हुआ है. ठीक है, देखते हैं जरा सवाल. अब जब हमारे पास ये पार्टिकल इस पॉइंट p पर अगर लूज हो जाएगी रस्सी, ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ देगा. और वर्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ने से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर लीविंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो क्या सिनेरियो होगा कि ये वर्टिकल सर्कल है और पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया और सर्कुलर मोशन जस्ट छोड़ने से पहले टेंशन तो 0 हो गया. ये एंगल थीटा है, एम जी लग रहा होगा नीचे. ठीक है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा. तो एम जी का ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, इसने क्या दिया होगा इसको, सेंट्रीपिटल. और कोई फोर्स तो है नहीं. तो इस मोमेंट पे एट पी मैं कह सकता हूँ एम जी साइन थीटा की वैल्यू रही होगी एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर. तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी एल साइन थीटा. ठीक है, एक इक्वेशन तो ये हो गई. एक इक्वेशन अपने एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेते हैं कि जब ये पार्टिकल बॉटम पे था तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 है और इस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर. जब ये पी पॉइंट पे पहुँच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर. और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी ग्रेविटी की वजह से, तो ये कितना ऊपर चढ़ा, रेज कर गया एल, साथ में एल साइन थीटा. तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, एम जी एच से एम जी एल प्लस एल साइन थीटा. ठीक है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिटी से लिख देता हूँ. यहाँ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, यू फाइनल
एम जी और एच कितना एल प्लस एल साइन थीटा। और यहाँ कोई एनर्जी डिसिपेटिंग फोर्स है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, तो ऐसे में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराई जा सकती है। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। दूसरी इक्वेशन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराते हैं तो क्या आ जाएगी हमारे पास, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है हमारे पास, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर तो हो गई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी पी पॉइंट पे कितनी हो गई, हाफ एम यू बी स्क्वायर तो हो गई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी एल कॉमन ले लो 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से एम कैंसिल, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से पुल, वी नॉट स्क्वायर बाई 2 बराबर वी स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दो तो ये हो जाएगी जी एल साइन थीटा बाई 2 प्लस जी एल साइन थीटा। तो यहाँ से वी नॉट का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो ये हो गया 3gl बाई साइन थीटा, इसको भी 2 से मल्टीपल करोगे तो 3gl साइन थीटा प्लस 2gl, ये आ गया हमारे पास वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, इसने पूछा वी वाई वी नॉट, खत्म हो तो सवाल। तो वी वाई वी नॉट कितना हो जाएगा हमारे पास, वी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से रूट जी एल साइन थीटा, और वी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये रही वैल्यू हमारे पास, तो ये हो जाएगी रूट ऑफ 2gl प्लस 3gl साइन थीटा। तो ये आ गया हमारे पास रूट ऑफ जी एल कैंसिल, साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस 3 साइन थीटा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पहले में कॉस चल रहा है, अभी साइन की थीटा की पावर 1/2 है। सेकंड ऑप्शन साफ साफ नजर आ रहा है, साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस 3 साइन थीटा की होल पावर 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। At any instant of time t, the displacement of any particle is this 2t minus 1, SI यूनिट में है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स इज दिस 5 न्यूटन कॉन्स्टेंट फोर्स है। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, सिंपल सा सवाल है। देखो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2t माइनस 1, तो वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, कॉन्स्टेंट आ रही है। अब फोर्स पता है, वेलोसिटी पता है, तो सीधी इंस्टेंटेनियस पावर एफ भी हो जाएगी हमारे पास। यहाँ अपन को थीटा नहीं दे रखा, अपन को मानना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टेंट फोर्स के इफेक्ट में अगर चल रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी, अदरवाइज सवाल ही सॉल्व नहीं होगा, थीटा का कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं कर रखा है। तो फोर्स की वैल्यू है 5, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तो आंसर क्या आएगा 10 वाट की पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 bodies A and B of the same mass undergoes completely inelastic collision। completely inelastic बोला है ना, 1 डायमेंशनल मतलब हेड ऑन भी है। The body A moves with velocity v1 while body B is at rest before collision। The velocity of the system after collision is v2, then the ratio पूछा है। सवाल समझिएगा कि ये हमारे पास दो बॉडी हैं सेम मास की, परफेक्टली इनलास्टिक कॉलिजन हुआ है। हेड ऑन कॉलिजन मतलब आफ्टर कॉलिजन उनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो गई होगी, मतलब दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से चलेंगी, या आप ऐसे भी बोल सकते दोनों स्टिक कर गई होंगी। ठीक है, द बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी v1, शुरुआत में कॉलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी v1 थी और ये एट रेस्ट थी। आपसे पूछा है कि ये वेलोसिटी जो v2 है, v1 v2 का रेशियो बताइए। तो अपन को पता है सारे कॉलिजन्स में पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो यहाँ पे मोमेंटम कितना हो जाएगा m1 v1, उसका जीरो है, फाइनली हो जाएगा 2m इंटू v2। तो यहाँ से v1 रेशो v2 की वैल्यू आ रही है 2:1, मीन सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी 5i cap minus 3j cap plus 6k cap meter per second horizontally under the action of a constant force, the instantaneous power of the पावर सप्लाई टू द पार्टिकल एच। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है हमारे पास, फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो सिंपली इसका डॉट प्रोडक्ट करने से हमारे को क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर के जी डॉट प्रोडक्ट। तो ये कितना आ जाएगा 50 माइनस 30 प्लस 120, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, यहाँ से 140 वाट। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bullet of mass m hits a block of mass capital M elastically. The transfer of the energy is maximum when। तो हमारे पास ये कैपिटल M का मास है
और एक स्मॉल एम मास की बुलेट जो है वो मान लो किसी यू रफ्तार से आई और इसको हिट कर रही है, तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कराना। ध्यान देना, पूरे सिस्टम की एनर्जी की बात नहीं की गई है, बोला गया है कि इस स्मॉल एम की जो भी एनर्जी थी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको कब ट्रांसफर होगी। तो ऐसे में ठीक है, और क्या बोला हुआ है, इलास्टिक कॉलिजन है, ई की वैल्यू 1 है। तो ये अगर रेस्ट पे है, ठीक है, तो इलास्टिक कॉलिजन का सिंपल रिजल्ट भी है हमारे पास कि अगर मास सेम हो और इलास्टिक कॉलिजन हो तो ऐसे में वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है हेड ऑन कॉलिजन में, ठीक है। तो अगर इनके मास सेम हुए तो होगा क्या, कॉलिजन के बाद ये तो एट रेस्ट आ जाएगा और ये हमारे पास यू रफ्तार से चलने लग जाएगा, तो इसकी 100% काइनेटिक एनर्जी जो थी पहले वाले की वो दूसरे वाले को ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है। तो इलास्टिक कॉलिजन में जब हमारे पास दोनों पार्टिकल्स के मास सेम होते हैं तो ऐसे में हेड ऑन कॉलिजन के लिए क्या होगा, 100% एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मीन्स मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू, if the spring is stretched by 8 सेंटीमीटर potential energy stored in it will be। सिंपल क्वेश्चन है। स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि प्रोपोर्शनल होती है इसके कंप्रेशन या एक्सपेंशन के स्क्वायर के। अब सवाल ने बोला है कि जब इसमें एक्स की वैल्यू जो थी वो 2 सेंटीमीटर थी तो स्टोर्ड एनर्जी थी यू, और इसको एक्स को अगर अपन 8 सेंटीमीटर मतलब 4 टाइम्स कर दें तो कितनी नई एनर्जी होगी। तो एक्स को अगर तुम 4 टाइम्स कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी स्क्वायर से 16 टाइम्स, मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg लिफ्ट प्लस पैसेंजर्स। ये हमारे पास एक लिफ्ट है मान लो और इसका टोटल मास दे रखा है 2000 kg, इज मूविंग विद अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ, अब डायरेक्शन भी सेम है, स्पीड भी सेम है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ इसकी वेलोसिटी ही कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ मूव करे। ध्यान देना, वेलोसिटी बोलिए ना कि एक्सीलरेशन। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन, और जब ये ऊपर जा रही है तो ऐसे में एक फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो इसको अप्रोच कर रहा है मोशन को, दैट इज 3000 न्यूटन। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू लिफ्ट इन वॉट एज। तो देखो केवल ये हमारे पास लिफ्ट ऊपर लिफ्ट कैसे कर रही होगी, तो इस ये केबल से जुड़े हुए होगी, ठीक है, और मोटर की हेल्प से मोटर की हेल्प से अपन क्या करेंगे, इस केबल की हेल्प से टेंशन जनरेट किया जाएगा इसमें और इसको ऊपर लिफ्ट किया जाएगा। तो ऐसे में इसका वेट लग रहा है नीचे 200 जी, ठीक है, और साथ में फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, तो इसमें फोर्स बैलेंस करा दो। तो टेंशन की वैल्यू कितनी रही होगी, 3000 प्लस 20,000, जी की वैल्यू 10 दे ही रखिए, तो टेंशन रहा होगा 23,000 न्यूटन। क्लियर। और मोटर की हेल्प से इतना टेंशन इसमें डेवलप किया गया है। अब इसी टेंशन के की हेल्प से आने वाली पावर पूछिए हमारे पास कितनी होगी, तो पावर कितनी हो जाएगी टेंशन की, दैट इज टेंशन डॉट वेलोसिटी। तो टेंशन का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू बीच का कॉस थीटा, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 3400 जूल पर सेकेंड। तो 34500 जूल पर सेकेंड से फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाई ए 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर एज। तो देखिए पावर दे रखी है हमको और 1 आवर में कितनी एनर्जी जाएगी पूछा, तो सिंपली कांस्टेंट एनर्जी के लिए कॉन्सेप्ट क्या जरा समझना, एनर्जी ट्रांसफर कितनी होती है, पावर इंटू डी टी, ठीक है, T1 से लेकर T2 इंस्टेंट तक, या बोल दो 0 से लेकर T इंटरवल तक, इतनी पावर होती है हमारे पास। क्लियर। ऐसे में अगर पावर कांस्टेंट है, पावर अगर कांस्टेंट है तो अपन सीधा क्या कर सकते हैं, बिना इंटीग्रेशन के सीधा पावर इनटू टाइम से भी एनर्जी निकाल सकते हैं। इस सवाल के लिए पावर कांस्टेंट दे रखी तो सीधा एनर्जी ट्रांसमिटेड कितनी हो जाएगी, पावर इनटू टाइम। पावर की वैल्यू है 100 किलोवाट को अपन ने वॉट में कन्वर्ट कर दिया, टाइम कितना है 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स, तो ये एनर्जी आ गई 36 इंटू पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 10 की 2 2 4 7, तो इतने जूल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है और इससे एस हाइट से एक पार्टिकल जो है मान लो एम, इसको रिलीज किया गया, इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, तो ग्रेविटी के अंडर फॉल करेगा। आगे क्या बोला, एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से किसी एच हाइट पर इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास, वो पोटेंशियल एनर्जी की 3 टाइम्स है।
तो देखो ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमेशा रेफरेंस पर डिपेंड करती है, और यहाँ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ रही है हमको, तो ऐसे में अपन क्या करते हैं, ग्राउंड पे ही रेफरेंस मान लेते हैं, क्या है, जीरो, स्टैंडर्ड रेफरेंस जो अपन जनरली इन सवालों में मानते हैं। अदरवाइज सवाल के पॉसिबल सॉल्यूशन से नहीं आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इस एच हाइट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी की 3 टाइम्स। आगे क्या बोला है, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितनी होगी पूछा हुआ है। क्लियर। तो इस सवाल में सारा मोशन जो है हमारे पास ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, तो मैकेनिक एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। शुरुआत में जब ये यहाँ था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgs, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0। बाद में कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी है मान लो u, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास 3u दे रखी है, तो टोटल मैकेनिक एनर्जी कंजर्वेशन करा दो। मैकेनिकल एनर्जी किसी भी टाइम पे सेम होगी। शुरुआत में कितनी थी टोटल, mgs, क्योंकि काइनेटिक 0 थी, और यहाँ पे कितनी हो गई, काइनेटिक तो हो गई 3u और पोटेंशियल हो गई u। या काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है, स्पीड पूछी हुई है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ पूरे को ही काइनेटिक में कन्वर्ट कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी मान लो k, और पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हो, k/3। तो यहाँ से 4k/3 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ध्यान देना ये s है ना, ये आ जाएगी हमारे पास 5 mg s बाई, यह है 4/3, तो 3 mgs/4, इतनी हमारे पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी इस हाइट पर। क्लियर। अब आपसे पूछिए इस जगह पे स्पीड कितनी होगी पार्टिकल की, तो इसको हाफ mv² के बराबर कर दो, तो यहाँ से m कैंसिल, और ये स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 3/2 gs का रूट, तो इस हाइट पे इतनी स्पीड होगी। क्लियर। और मेरे को अगर ये हाइट भी फाइंड करनी है तो क्या करें अपन, ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई है यहाँ से 3u, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई है, k/3, जो कि हो गई है हमारे पास 3/4 mgs, तो काइनेटिक एनर्जी इसका 1/3, इतनी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी mgh, तो यहाँ से mg से mg कैंसिल, हाइट की वैल्यू आ गई s/4। तो ये जो हाइट है वो रही होगी s/4, और स्पीड रही होगी हमारे पास 3/2 gs, तो s/4 तो इन चारों में है, और रूट 3/2 gs ओनली फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। Water falls from a height of 60 meter at a rate of 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to the frictional forces are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? तो क्या बोला है कि ये मान लो हमारे पास एक टरबाइन है, और किसी h हाइट से यहाँ से जो वाटर है वो फॉल कर रहा है, तो होगा क्या, मैं मान लेता हूँ यहाँ से पर सेकेंड dm/dt मास फॉल कर रहा है, तो dm/dt मास के फॉल होने की वजह से कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा हमारे पास, dm/dt इंटू GH। ठीक है, तो इतनी एनर्जी पर सेकंड जो है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में लॉस होगी, जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास। बेसिकली प्रोड्यूस नहीं बोलना चाहिए, कन्वर्जन बोलना चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या मिल रही है, टरबाइन को मिल रही है, और इस एनर्जी का 10% तो क्या हुआ हमारे पास फ्रिक्शन में लॉस गया, तो केवल इस एनर्जी का 90% जो है वही हमारे पास इस टरबाइन को इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हमारे पास काम में आ रहा है। तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0.9% ऑफ दिस dm/dt इंटू GH। अब मास के फॉल करने की रेट अपन को दे रखी है 15 kg पर सेकेंड है, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, हाइट की वैल्यू दे रखी है 60, तो यहाँ से जनरेटेड पावर आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी, 135 इंटू 60, तो 79, सॉरी ये आ रहा है हमारे पास 8100 वाट, या बोल दो 8.1 किलो वाट, इतनी आएगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन DNA इज दिस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना। तो सिंपली हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर पे क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो ऐसे में 1 जूल में कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे इधर, तो 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे, 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इतने जूल को अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻1, 0.625 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.0
625, ठीक है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है 0.06 सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पॉइंट मास m इज मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल रेडियस r। ये हमारे पास एक r रेडियस का एक वर्टिकल सर्कल है, m मास है, इसमें मूव कराना है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग हो गई। द वेलोसिटी ऑफ द मास इज √7 g एट द लोएस्ट पॉइंट। यहाँ जो इसकी वेलोसिटी दे रखी है बॉटम मोस्ट पोजीशन पे, ये दे रखी है √7 g। ऑब्वियसली क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा √5 g से, तो ऐसे में वर्टिकल सर्कुलर मोशन इजीली पूरा भी कट जाएगा। अब पूछा क्या था, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पोजीशन, इस पोजीशन पे टेंशन पूछा था। लगा दो सर्कुलर मोशन की इक्वेशन, ऊपर टेंशन लग रहा होगा, नीचे एम लग रहा होगा, पर स्पीड है v, तो सेंट्रीपिटल होने के लिए टेंशन ज़्यादा रहा होगा, तो टेंशन माइनस एम ने मिल करके उसको सेंट्रीपिटल दिया होगा, जो कि हो जाएगा mv² के बराबर। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू होगा mg प्लस 1/r इंटू mv² की वैल्यू हो जाएगी 7gr, तो ये आ गया 8mg। तो इस टाइम पे इसके बॉटम मोस्ट पोजीशन पे 8mg का टेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट। एक हमारे पास 5m का एक मास है और ये एट रेस्ट पे शुरुआत में। आगे क्या बोला है, ब्रेक्स ऑन इट्स ऑन इनटू 3 फ्रेगमेंट। खुद से ये एक्सप्लोड होकर टूट गया हमारे पास 3 पार्ट्स में। तो ऐसे में हमारे पास खुद से एक्सप्लोड हुआ, तो ठीक है, तो इंटरनल रिएक्शंस की वजह से एक्सप्लोड हुआ, तो इस पर फोर्स लगाया F1, इस पर लगाया F2, इस पर लगाया F3, इन सब का सम 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगाया गया। तो ऐसे में पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो है वो हमारे पास कंजर्व रहने वाला है। क्लियर? बम एक्सप्लोजन के सवाल स्टैंडर्ड हमने किए भी हैं। 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेम मास m ईच मूविंग अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v। ठीक है, तो दो हमारे पास सेम मास m के जो थे, एक मान लो इधर गया x में v से, एक गया इधर y में, तो बच्चा को जो थर्ड पार्टिकल का मास 3m रहा होगा, उसकी वेलोसिटी मान लो इधर v डैश। तो बोला कितनी एनर्जी रिलीज होगी हमारे पास। अब एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई है वो इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। क्लियर? तो बस काइनेटिक एनर्जी निकालना, उसके लिए पहले v डैश चाहिए होगा हमारे पास। तो v डैश निकालते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन से। पहला मोमेंटम 0 था, बाद में इस वाले पार्टिकल का तो हो जाएगा mvi कैप, दूसरे का mvj कैप, तीसरे वाले का 3m इंटू v डैश वैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से v डैश वैक्टर की वैल्यू आ जाए कितनी, ये आ रही है -b/3 आई कैप माइनस b/3 जे कैप। इतनी स्पीड रही होगी, वेलोसिटी रही होगी हमारे पास थर्ड पार्टिकल की। तो एनर्जी रिलीज कितनी आ जाएगी पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है, जिनके मास सेम है उनकी तो हो जाएगी ½ mv² प्लस ½ mv²। ठीक है, थर्ड पार्टिकल की कितनी हो जाएगी, ½ 3m इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास, √2b/3, ठीक है, का स्क्वायर। तो टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, mv² प्लस ये आ गया हमारे पास √2 के स्क्वायर से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा हमारे पास mv²/3। तो 4/3 mv² एनर्जी जो है रिलीज हुई है, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट is acted upon by a variable force whose x component varies with x in manner shown. The velocity of the object at point x equal to 8 and 12 would have the respective values near about values पूछी है। ये fx ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो देखो fx ग्राफ दे रखा, तो इससे वर्क आ सकता है, तो ऐसे में टोटल वर्क होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो यहाँ से किसी भी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv², इनिशियली 0 है, तो वर्क आ जाएगा इस सवाल के लिए काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर। अब जरा वर्क निकालते हैं, सब कुछ ऐसा यूनिट में दे रखा है। तो इस fx ग्राफ का एरिया यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस इज 100। इस वाले पार्ट का आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 3 से प्लस का 30। इस वाले पार्ट का कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 से प्लस का 20। और इस पार्ट को नियर अबाउट रेक्टेंगल मानते हुए क्या आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नियरली निकालना है अपन को और कोई इस ये वाली हाइट दे नहीं रखी, तो ऐसे में अप्रोक्सीमेशन ये मानना पड़ेगा। तो ये एरिया कितना आ जाएगा, 2 इंटू 25 से माइनस का 50। अब पहले आपसे पूछा x = 8 पे कितना होगा हमारे पास स्पीड, तो x = 8 तक का वर्क तो कितना हो गया 130, जो कि हाफ मास है 500 ग्राम मतलब ½ kg। तो यहाँ से स्पीड की वैल्यू आ रही है √520 मीटर पर सेकेंड। 23 का स्क्वायर होता है √529, तो ये वैल्यू नियर अबाउट 23 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो दो हो सकते हैं। आगे अगला भी चेक कीजिए, x = 12 पे कितना आएगा, तो x = 12 मीटर पे वर्क कितना हो जाएगा 12 तक, टोटल 150, तो प्लस में 50 माइनस में, तो टोटल वर्क हो जाएगा 100, दैट इज ½ mv² से
ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √400, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड के अराउंड। ठीक है, तो ऐसा आंसर देखो जिसमें x = 8 पे हो 23 के आसपास और x = 12 पे हो 20 के आसपास। तो 23 और 24 हो गया, 23 और ये 20.6, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मास m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is the most likely to break when? तो देखो एक वायर की हेल्प से अगर एक पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल में घुमाया जाए तो इसका सीधा सीधा सा रिजल्ट हमको पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाता पार्टिकल तो इसमें टेंशन कम होता जाता, तो मैक्सिमम टेंशन होगा बॉटम पे, तो यहीं इसके टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो मास इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, नो। वायर इज द हॉरिजॉन्टल, नो। मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट, यस। इंक्लाइंड एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, तो ये थर्ड आंसर होगा। अभी आया कैसे उसका प्रूफ भी देख लो भली, कि जब यहाँ से किसी भी जनरल एंगल थीटा पे होगा तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये पार्टिकल, ठीक है, किसी टाइम पर मान लो इसकी स्पीड v हो गई है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो देखो मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट है, जो कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ग्रेविटी की, तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, तो स्पीड तो रिड्यूस होने वाली है। क्लियर। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वर्टिकल से ये थीटा भी बढ़ने वाला है, तो कॉस थीटा भी क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है। अब टेंशन देखो मैंने कॉस थीटा क्यों काम मिली है, क्योंकि इधर टेंशन टी है, नीचे लग रहा होगा mg, इसका इधर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और टेंशन माइनस mg cos थीटा जो है ये सेंट्रीपिटल के बराबर होगा। तो टेंशन की वैल्यू किसी भी टाइम पे कितनी, किसी भी थीटा पे कितनी आएगी, mg cos थीटा प्लस mv²/r। अब जैसे जैसे पार्टिकल की हाइट बढ़ रही है तो स्पीड के कम होने की वजह से भी टेंशन कम होगा, और थीटा के बढ़ने की वजह से भी cos थीटा घटेगा, जिसकी वजह से भी टेंशन कम होगा, तो ओवरऑल टेंशन कम होगा। तो सेम हाइट पे टेंशन सेम होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो टेंशन को कम करते हुए जाएगा। क्लियर। तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, बॉटम पे। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। 13 क्वेश्चन देखिए, बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u। एक बॉडी है जिसका मास है हमारे पास 4m, u स्पीड से मूव कर रही है, कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ b ऑफ मास 2m एट रेस्ट। ये दूसरी बॉडी है हमारे पास 2m मास की एट रेस्ट, इससे कोलाइड की है। द कोलिजन हेड ऑन एन इलास्टिक इन नेचर। कोलिजन की वैल्यू हेड ऑन भी है और इलास्टिक है। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी। ए की जो ये बॉडी जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ उसका फ्रैक्शन पूछा है। तो कोलिजन के बाद ए की वेलोसिटी मान लो हो गई v1। ठीक है, तो ऐसे में हमको सीधा सीधा कोलिजन के फॉर्मूले पता है, v1 कितना आता है, m1 माइनस ई m2 u1 प्लस m2 u2 e प्लस 1 अपॉन m1 प्लस m2, जहाँ सारे के सारे सिम्बल्स के स्टैंडर्ड मीनिंग है। m1 कितना है 4m, e की वैल्यू 1, m2 कितना है 2m, u1 है u, m2 u2 है 0, अपन में m1 प्लस m2 हो गया 6m, तो v1 की वैल्यू आ गई u/3। तो कोलिजन के बाद पहले वाली पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो u/3 हो गई। तो ऐसे में अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं k नाम दे दूँ तो स्पीड हो गई 1/3, तो अब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी k/9। स्पीड 1/3 रह गई तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/9 टाइम्स। तो डिक्रीज कितने का आया, ए की स्पीड में कितने का डिक्रीज आएगा, तो वो कितने का होगा, k से k/9 हो गई, तो ये 8k/9 का लॉस देखने को मिला, तो फ्रैक्शनल लॉस इज 8/9। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अब फोर्स F इज 10 if F equal to 20 plus 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton, y in meter, work done by this force to move the particle from y equal to 0 to 1। तो देखो फोर्स भी y डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी y में हो रहा है, तो सीधा वर्क निकाला जा सकता है वेरिएबल फोर्स के लिए F डॉट डी वाई से। ठीक है, फोर्स की वैल्यू 20 प्लस 10y, डी वाई 0 से 1 में, तो ये आ जाएगा 20y प्लस 5y², लिमिट 0 से 1, तो 20 प्लस 5 माइनस 0 से 25 जूल विल बी द वर्क। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, a body initially at rest and sliding along a frictionless track from a height h as shown in the figure, the complete just vertical circle of the diameter AB equal to d, हाइट कितनी होनी चाहिए। तो देखो ये स्मूथ सरफेस है, तो ऐसे में एच हेड गिरने के बाद इस सर्कल के बॉटम पे जब ये पहुंचेगी तो इसकी रफ्तार आएगी √2gh। क्लियर, क्योंकि यहाँ से तक जाने में
सारा जो वर्क किया केवल ग्रेविटी ने किया, तो सीधा 1D वाला रिजल्ट भी यहाँ पे वैल्यू हो सकते हो। आप चाहो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हो कि रिलीज किया शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी को भी मैं जीरो मान लेता हूँ, और जब ये ए पॉइंट पर पहुँचेगी तो काइनेटिक एनर्जी हो गई मान लो इसकी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी रिड्यूस होकर -mgh। क्लियर? तो बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जीरो है, फाइनली हाफ mv² -mgh से स्पीड आगे √2 चाहिए, आनी चाहिए थी। अब ये जो स्पीड है हमारे पास इस बॉटम पे कितनी होनी चाहिए नॉर्मल के अंदर इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए, दिस स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5g r। r की वैल्यू हो जाएगी d/2। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 5d/4। तो हाइट की मिनिमम वैल्यू 5d/4 होनी ही चाहिए। तो हाइट h इज इक्वल टू, जस्ट सर्कल को कंप्लीट कराने के लिए मिनिमम हाइट कितनी चाहिए, 5d/4। 16 क्वेश्चन देखिए, अ ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 4m। एक मास m है, ठीक है, और दूसरा मास है 4m, इससे टकराते हैं जो कि एट रेस्ट था। द लाइटर ब्लॉक्स कम्स टू रेस्ट आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन के बाद में जो m वाला है उसकी स्पीड हो गई 0। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, देन द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये कितना होगा। तो देखो v1 को 0 करना है, v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 - em2 u1 प्लस हेड ऑन कॉलिजन के लिए m2 u2 e + 1/m1 + m2। लगाइए फॉर्मूले, m1 - e m2 u1, m2 u2 तो पहले से 0 था, अपन में m1 + m2, और उसकी वेलोसिटी भी कितनी करनी है 0। तो यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है e = 1/4, तो 0.25 would be the coefficient of restitution. Consider a drop of rain water having mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Take g constant with a value of 10 meter per second square. Then the work done by the gravitational force and the resistive force of the air h. तो देखो हमारे पास ये एक 10⁻³ kg की एक ड्रॉप है, और इसको हमने ग्राउंड से 1000 मीटर की हाइट से रिलीज किया है, ठीक है। और ऐसे में जब इसने इसको हिट किया तो ग्राउंड को हिट करने से पहले इसकी जो रफ्तार है वो कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो ग्रेविटी का वक्त तो सीधा ही आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, वर्क डन बाई कितना, ग्रेविटी कितना हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का कॉस थीटा से mg कितना हो गया हमारे पास 10⁻² न्यूटन। मास को मैंने g से मल्टीपल कर दिया, हाइट है 10⁻³ मीटर, कॉस 0 1 हो गया। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना आ गया हमारे पास, प्लस का 10 जूल, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में, तो आंसर तो फोर्थ होगा, ये तो यहीं से पता लग गया। फिर भी अगर अपन आगे रजिस्टिव फोर्स का अगर वर्क निकालें तो वो कितना आएगा, तो देखो उसमें अपन को फोर्स का एक्सप्रेशन नहीं पता कि जो एयर का रजिस्टिव फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है। तो ऐसे में F.ds वाली अप्रोच तो हमारे पास जो है वो काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अपन को F का वेरिएशन ही नहीं पता किस तरीके से हो रहा है। तो ऐसे में अपन क्या कर लेते हैं कि हमको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि स्पीड पता है और बाकी सारे वर्क भी पता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होगा, हमारे पास इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का वर्क, तो जब ये ड्रॉप गिर रही होगी तो इस पर एक तो क्या लग रहा होगा हमारे पास, एयर का फ्रिक्शन, रेजिस्टिव फोर्स, एक ग्रेविटी का फोर्स, और कोई फोर्स है नहीं, और ये सब बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटी का वर्क तो प्लस का 10 जूल निकाला ही है हमने, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ मास है 10⁻³ v² कितना हो जाएगा हमारे पास 50 का स्क्वायर से 2500। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0। तो यहाँ से 10 प्लस वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स, ये आ गया हमारे पास कितना 2.5/2, या बोल दो 1.25। तो यहाँ से वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स आ गया 1.25 माइनस 10, और ये वैल्यू आ रही है माइनस का 8.75 जूल। तो यही आनी चाहिए थी हमारे पास। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। A spring of force constant cage cut into lengths of ratio 1:2:3. They are connected in series, and then in new and the new force constant is K dash.
देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द फोर्स कांस्टेंट इज के डबल डैश, देन इनका रेशियो पूछा है। तो देखो एक स्प्रिंग है हमारे पास जिसका कांस्टेंट है के और इसके 3 टुकड़े कर दिए, तीनों की लेंथ का रेशियो दे रखा है हमको, ठीक है। एक बार के लिए इसकी लेंथ को अगर मैं एल नॉट मान लूँ तो ये कितनी आ जाएगी 2L नॉट और ये आ जाएगी 3L नॉट, ठीक है। और हमको पता है कि किसी भी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसकी नेचुरल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं इसके के को के नॉट मान लूँ तो इसके के को मानना पड़ेगा मेरे को कितना के नॉट बाई 2 और इसका हो जाएगा के नॉट बाई 3। आप चाहो तो एग्जैक्टली के की फॉर्म में भी निकाल सकते हो, उसके लिए तुम्हें इंडिविजुअल की लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को जरूरत नहीं है इंडिविजुअल की लेंथ निकालने की, उनके रेशो से ही काम हो जाएगा मेरा, इसलिए उस स्टेप में मैं नहीं जा रहा हूँ। अब इन सबको जब तुम सीरीज में कनेक्ट करोगे तो के इक्विवेलेंट कितना आया है के डैश, ऐसा सवाल ने बोला है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस के अपोजिट फॉर्मूले चलते हैं। सीरीज में आएगा 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू प्लस 1 बाई के थ्री। तो ये आ गया कितना 6 बाई के नोट से, तो के डैश की वैल्यू तो आ रही है के नोट बाई 6, ठीक है। अब इन्हीं को अगर इसने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो के इक्विवेलेंट आया के डबल डैश। तो पैरेलल में हमारे पास जो के इक्विवेलेंट आता है वो आता है के वन प्लस के टू प्लस के थ्री, तो यहाँ एलसीएम आ गया 6 प्लस 3 प्लस 2 के नॉट, तो ये के डबल डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास 11 बाई 6 के नॉट। हमसे रेशो किसका पूछा है के डैश अपॉन में के डबल डैश, तो ये रेशो कितना आ गया के नॉट बाई 6 अपॉन में 11 के नॉट बाई 6, तो ये रेशो आ गया 1:11। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Two blocks A and B of mass 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of the acceleration of A and B immediately after the string is cut क्या होगा। तो देखो जब हमारे पास स्ट्रिंग ऑलरेडी कनेक्टेड है तो जस्ट बिफोर कटिंग अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो सब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ टेंशन कितना होगा हमारे पास, टेंशन हो जाएगा mg के बराबर, क्लियर। तो और स्प्रिंग में इस टाइम जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू एक्सपेंशन वो कितना हो जाएगा, इसके नीचे टोटल वेट 4mg के बराबर, ठीक है। अब सवाल ने क्या बोला है कि अगर स्ट्रिंग को कट कर दिया जाए तो जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो सिनेरियो क्या होगा कि ये स्प्रिंग है, ये ए ब्लॉक जिसका मास है 3m और ये स्ट्रिंग तो कट कर दी गई, तो इसमें तो टेंशन तुरंत कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग को कट करते तो वो तुरंत लूज हो गई, तो उसमें टेंशन तो कितना आ गया उसके पार्ट्स में 0, यहाँ वाला पार्ट भी लूज हो गया, ये वाला भी लूज, ठीक है। तो अब इसका एक्सेलेरेशन पूछा है इंडिविजुअल ब्लॉक का कितना होगा। तो देखो स्ट्रिंग में तो टेंशन 0 हो गया, लेकिन स्प्रिंग का एक्सपेंशन जो था जस्ट बिफोर जितना एक्सपेंशन रहा होगा आफ्टर कटिंग भी, जस्ट आफ्टर कटिंग भी उतना ही एक्सपेंशन रहा होगा, क्योंकि स्प्रिंग को कंप्रेस और एक्सपेंड होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्लियर। तो स्प्रिंग में जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर हमारे पास यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक्सपेंशन जो है वो सेम मेंटेन रहेगा, तो ऐसे में स्प्रिंग फोर्स चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर कटिंग भी स्प्रिंग फोर्स उतना ही लग रहा होगा जितना पहले लग रहा था, जस्ट बिफोर लग रहा था, क्लियर। और टेंशन 0 हो गया। बस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बी पे तो केवल एक फोर्स लग रहा है mg, तो बी का एक्सेलेरेशन तो डाउनवर्ड कितना आ जाएगा फोर्स अपॉन बी का मास से g आ जाएगा। लेकिन अगर ए की बात करूँ तो ए पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर 4mg, नीचे उसका वेट लग रहा है 3mg, नीचे वाला टेंशन 0 हो ही चुका है। तो ए पे हमारे पास नेट फोर्स हो गया कितना हमारे पास ऊपर की तरफ mg और इसका मास है 3m। तो ए का एक्सेलेरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग g/3 अपवार्ड देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास g/3 एंड g, तो g/3 एंड g से सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। A particle moves from a point -2i cap plus 5j cap to 4j cap plus 3k cap when a force of 4i cap plus 3j cap Newton is applied. How much work has been done by the force? तो देखो पार्टिकल इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक गया, तो पहले तो इसका सीधा डिस्प्लेसमेंट ही निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि यूनिफॉर्म फोर्स और यूनिफॉर्म फोर्स का वर्क सीधा अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं एफ डॉट एस से निकल सकते हैं। तो एफ तो कितना है हमारे पास 4i कैप प्लस 3j कैप, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आर फाइनल में से आर इनिशियल को सेपरेट कर देते हैं।
तो 4j कैप, देखो यहाँ पे आई कैप है ही नहीं, तो जीरो में से -2i कैप को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2i कैप, 4j कैप में से 5j कैप को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास -j कैप, 3k कैप में यहाँ जीरो है, यहाँ 3k कैप है, यहाँ जीरो है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3k कैप, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो वर्क कितना आ गया 8 -3 + 0, तो 5 जूल इज द करेक्ट आंसर। A bullet of mass 10 gram moving horizontally with a velocity of 400 meter per second strikes a wooden block of mass 2 kg, which is suspended by a light inextensible string of length 5 meter. As a result, the center of the gravity of the block found to rise a vertical distance of 10 centimeter. The speed of the bullet after it emerges out horizontally from the block will be. सवाल समझिएगा पहले तो कि ये हमारे पास एक बुलेट है, मान लो इसका मास दे रखा 10 ग्राम मतलब 10⁻⁻2 kg, और यहाँ एक 2 kg का एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, जो कि सस्पेंडेड है 5 मीटर की स्ट्रिंग से। अब जब ये बुलेट इससे हमारे पास इस ब्लॉक से टकराएगी, तो टकराते के टाइम पे जस्ट ड्यूरिंग टू कॉलिजन इस पे इधर एफ फोर्स लगेगा, इस पे इधर एफ फोर्स लगेगा, क्लियर, जिसकी वजह से कॉलिजन के जस्ट बाद में हमारे पास इस ब्लॉक की वेलोसिटी हो गई मान लो v1, और बुलेट जो है वो यहाँ से निकल गई है हमारे पास किसी रफ्तार v2 से, v2 तुमसे पूछा, क्लियर। तो पहले तो v1 निकालने के लिए उसने एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो हमारे पास 2 kg वाला ब्लॉक है, ठीक है, ये v1 की वजह से कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये रेज किया है, दिस हाइट इज 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर तक रेज किया है। तो पहले तो v1 निकाल लेते हैं अपन एनर्जी कंजर्वेशन से। वैसे तो अपन को पता है टेंशन का वर्क जीरो, केवल ग्रेविटी का वर्क है, तो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ v1 जो है हमारे पास √2gh होगा, क्लियर। फिर भी अगर अपन निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की जीरो है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ 2 × v1 का स्क्वायर। जब ये यहाँ पहुँच गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी mg h, और काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो v1 आ गया हमारे पास √2gh, वही रिजल्ट आ गया। तो कितना आ गया जी, इससे √2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो आ गया कितना √2 मीटर पर सेकेंड। एक बार मैं जरा कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेता हूँ, हाफ mv², ठीक है, और mgh, ठीक है। अब यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कराए थे पूरे सिस्टम का, ठीक है। कोई कॉलिजन में पूरे सिस्टम पे हमारे पास नेट फोर्स ये जीरो है, तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बुलेट का मोमेंटम कितना है 10⁻⁻2 × इनिशियल वेलोसिटी 400, ब्लॉक का जीरो था, बाद में जस्ट आफ्टर कॉलिजन जो है ब्लॉक का कितना हो गया 2 × √2, प्लस बुलेट का कितना हो गया 10⁻⁻2 × v2, हमसे v2 निकालना है। तो ये कितना आ गया सॉल्व करने पर, ये बन गया 4 = 2√2 + 10⁻⁻2 v2। तो यहाँ से 4 - 2√2 10⁻⁻2 v2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, 10⁻⁻2 v2 ये आ गया 4 - 2√2 को कितना लिख सकते हैं अपन, 2 × 1.414 से ये वैल्यू आ रही है 2.828, तो ये आ गया हमारे पास, इसको लगभग 2.8 कंसीडर करते हुए 1.2, तो v2 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 120 मीटर पर सेकेंड। तो जस्ट आफ्टर कॉलिजन जो है वो बुलेट 120 मीटर पर सेकेंड से पेनिट्रेट करके निकल जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। Two identical balls A and B having velocity of 0.5 and -0.3 meter per second respectively collides elastically in one dimension. The velocity of the B and A after the collision कितना होगा। तो देखो इस जनरल रिजल्ट पे सवाल है कि अगर हमारे पास दो बॉडी हैं A और B, इनके मास सेम है और इलास्टिक कॉलिजन है, वो भी हेड ऑन में, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन है, तो ऐसे में क्या होता है इनकी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कॉलिजन इंटरचेंज हो जाती है कि ये u1 है ये u2, तो आफ्टर कॉलिजन इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। जो b की वेलोसिटी थी वो a को मिल जाएगी और जो a की वेलोसिटी थी वो b को मिल जाएगी। ध्यान देना वेलोसिटी कहा है मैंने, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। बस इसी रिजल्ट को काम में लेते हैं। तो सवाल ने क्या बोला है कि a और b जो है सबको सेम है, इसकी वेलोसिटी है 0.5, बी की वेलोसिटी है हमारे पास -0.3,
तो कॉलिजन के बाद में एक ही हो जाएगी हमारे पास कितनी, माइनस का 0.3, और बी की कितनी हो जाएगी 0.5। ठीक है, तो इसने पूछा है बी की, पहले पूछिए बी की कितनी हो जाएगी 0.5 और ए की कितनी हो जाएगी 0.3। तो 0.5 और माइनस 0.3 वाला ऑप्शन देखो, 0.5 और माइनस 0.3 मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ध्यान देना जल्दीबाजी में माइनस का 0.3 और 0.5 आंसर थर्ड ऑप्शन मत टिक कर देना। ए और बी की नहीं पूछी उसने, बी और ए की पूछी। What is the minimum velocity with which a body of mass m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop? कि हमारे पास कोई एक वर्टिकल लूप है, तो ऐसे में एक बॉडी जो आ रही है उसको यहाँ कितनी वेलोसिटी से एंटर करना चाहिए। हालांकि इसने बॉटम बोला नहीं है, अपन को इस वर्टिकल लूप के लिए कुछ तो पॉइंट मानना पड़ेगा, तो ऐसे में स्टैंडर्ड पॉइंट बॉटम पॉइंट के लिए रिजल्ट मान रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसको घूमने के लिए ए मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो देखो वर्टिकल सर्कल को पूरा कराने के लिए इस तरह के सवालों में बॉटम पे क्रिटिकल वेलोसिटी, बॉटम पे जो वेलोसिटी है हमारे पास वो मिनिमम रूट 5 GR होनी चाहिए। ठीक है, तो सीधा ही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg begins to move under the action of a time dependent force this, where I cap J cap are the unit vectors along respective x and y. What power will be delivered by the force at the time t। देखो इंस्टेंटेनियस पावर पूछिए, क्योंकि किसी भी टाइम t पर पावर बोलिए ना। ठीक है, तो अपन को एफ डॉट बी निकालना है। तो फोर्स कितना दे रखा है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। अब फोर्स तो गिवन का लगा, वेलोसिटी अगर आ जाए तो काम हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, इसलिए वेलोसिटी भी टाइम वेरिएबल होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है इसलिए इक्वेशन मोशन तो लगा नहीं सकते, कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फोर्स को लिख देते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन को लिख देंगे dv बाई dt, तो यहाँ से dv बराबर कितना आ जाएगा 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप dt। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव। ठीक है, मोशन स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, तो किसी भी टाइम t पे v आ जाएगा, तो b माइनस 0, यह आ गया हमारे पास टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, लिमिट रख देंगे 0 से t, तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। अब ये आ गई वेलोसिटी, ये रहा फोर्स, हमको निकालनी है इंस्टेंटेनियस पावर, दैट इज एफ डॉट वी। कर दो डॉट प्रोडक्ट, तो आई को आई से डॉट प्रोडक्ट किया, फोर्स और वेलोसिटी को, तो ये बन जाएगा 2t क्यूब प्लस जे को जैसे करने पर ये बन जाएगा 3t की पावर 5 वॉट। आई कैप जे कैप नहीं आएंगे आंसर में डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, तो कौन सा आएगा 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, बाकी अगर ऑप्शन मैच कर तो यहाँ नहीं है, इनमें 3t4 हो गया, ये भी 44, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, इफ अ वेक्टर a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस आर फंक्शन ऑफ द टाइम, देन द वैल्यू ऑफ द t एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब देखो दोनों वेक्टर्स को अगर ऑर्थोगोनल बनाना तो ऐसे में उनके डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएंगे, कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट कितने होते हैं जीरो। अब बस इनको डॉट प्रोडक्ट जीरो करा दो, तो ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू बराबर जीरो। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी अपन काम में लेंगे कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है रिलेशन कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, अगर यहाँ प्लस कर दूंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। फिलहाल हमको साफ साफ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी मतलब कॉस ए माइनस बी का रिजल्ट दे रखा है, तो ओमेगा टी को ए मान लो और इधर वाले एंगल को बी मान लो, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू बराबर जीरो। तो ये आ गया कॉस ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू जीरो। अब इन सारे एंगल्स को देख के पता लग रहा है टाइम जो है हमारे पास पूरे रिवोल्यूशन से कम ही है। ठीक है, तो ऐसे में स्मॉलर एंगल कंसिडर करते हुए कॉस की वैल्यू जीरो कब होगी हमारे पास, जब ये थीटा जो है वो कितना हो जाएगा पाई बाई टू। ठीक है, ऐसा 3 पाई बाई टू भी ले सकते थे, बट वो ऑप्शन दे नहीं रखा, सब बहुत ही जो वैल्यू दे रखी है वो 2 पाई बाई ओमेगा से कम का मतलब एक साइकिल के अंदर अंदर ही दे रखी है, तो इसलिए स्मॉलेस्ट एंगल कंसिडर किया है मैंने। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया पाई बाई ओमेगा। तो इतने टाइम के बाद हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे ऑर्थोगोनल हो जाएंगे।